So hello everyone, myself Dr. Pawanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes. आज अपने AIPJ 2025 एग्जाम को कितने डेज बचे हैं? 35 डेज बचे हैं, ठीक है। ये अपनी 6th वीडियो है फ्रॉम 40 डेज सीरीज, जिसमें आज अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कि AIPJ 2025 में क्वेश्चन आ सकता है पढ़ेंगे CNS इन्फेक्शंस के बारे में। इसके पहले अपने नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, देन सीएनएस इन्फेक्शंस में कि जैसे तुमने कई सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कई बार पूछ लेते हैं कि आपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं, कई बार पायोजेनिक इन्फेक्शंस में या फिर कई बार वायरल इन्फेक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट अपने सीएनएस इन्फेक्शंस के बारे में देखें तो सीएनएस इन्फेक्शंस का हम पता कैसे लगाते हैं, हम किसका इवेल्युएशन करते हैं, हम चेक करते हैं सीएसएफ कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग ये इन्फेक्शन, हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, प्लस सीएसएफ में क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमको देखने को मिलेगी, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन से टाइप का वहां पे इन्फेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट अपने सीएसएफ के बारे में थोड़ा फिजियोलॉजी के इसका कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सीएसएफ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो मेनली जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रिलीज कहाँ से होता है, कोरोइड प्लेक्सस से होता है। कोरोइड प्लेक्सस से 70 to 80% इसका पार्ट जो है सीएसएफ का कोरोइड प्लेक्सस से बनता है। नेक्स्ट ब्लड वेसल से भी सीएसएफ बनता है, एंड लास्ट जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है, यानी कि जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल है वेंट्रिकुलर वॉल से, ठीक है, जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, उसकी वॉल से भी क्या रिलीज होता है, सीएसएफ रिलीज होता है। वेंट्रिकुलर कैविटी में ही सीएसएफ जो है वो फ्लो करता है, उसके बाद में स्पाइनल कैविटी में स्पाइन में भी क्या करता है, सीएसएफ का फ्लो अपने को देखने को मिलता है। तो जो नॉर्मल सीएसएफ कितना प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में मिला के सीएसएफ का टोटल वॉल्यूम बॉडी में कितना होता है, 130 to 150 ml जो है सीएसएफ एट टाइम पर्सन में प्रेजेंट रहता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो नॉर्मल अमाउंट सीएसएफ की कितनी प्रेजेंट होती है, प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन सीएसएफ का कितना है। रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना सीएसएफ का प्रोडक्शन अपने को डेली देखने को मिल रहा है। तो डेली सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कितना होता है, अप्रॉक्स 550 ml पर डे सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, बट अल्टीमेट अमाउंट जो है सीएसएफ की वो कितनी बनी हुई है, 130 से 150 ml तक बनी हुई है। अभी किस तरीके से मेंटेन होती है, क्योंकि सीएसएफ का लगातार क्या होता रहता है, एब्जॉर्प्शन होता रहता है, और ये एब्जॉर्प्शन ही मेन है यहाँ से। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ही सीएसएफ की वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करती है। सीएसएफ का सर्कुलेशन, सीएसएफ कितना मेंटेन है, ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, कि किस रेट पे सीएसएफ जो है अब्जॉर्ब हो रहा है, उस पे डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में सीएसएफ का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा। तो इसका ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली जो सीएसएफ का मेंटेनेंस होता है वो किससे होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन से या फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। तो सीएसएफ का मेंटेनेंस हमेशा किससे होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। नॉर्मली सीएसएफ की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, तो पीएच ऑफ सीएसएफ है 7.34। नेक्स्ट है प्रेशर जो है सीएसएफ में कितना मेंटेन रहता है हमेशा, तो 60 to 160 mmHg इतना सीएसएफ में प्रेशर जो है मेंटेन रहता है। अगर यही सेंटीमीटर H2O में भी पूछ लेता है कई बार, तो कितना होएगा, 6 to 16 सेंटीमीटर H2O। कई बार ये क्वेश्चन mmHg में भी आया हुआ है, तो डिपेंड करेगा कौन से यूनिट से वो क्वेश्चन पूछा है। अगर mmHg में पूछा है तो 10 mmHg जो है प्रेशर होता है। लास्ट mmCSF में भी पूछ लेते हैं कई बार। mmCSF यूनिट में अगर पूछते हैं तो सीएसएफ में प्रेशर कितना होता है, 70 to 80 mmCSF। इसका इस तरीके से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि mmCSF में प्रेशर कितने से कम हो जाएगा तो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ही सीएसएफ का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो अगर
लेस देन 68 mm CSF प्रेशर हो जाए तो जो एब्जॉर्प्शन है CSF का वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फर्दर एब्जॉर्प्शन CSF का नहीं देखने को मिलेगा और इतना प्रेशर जो है वो हमेशा इसमें मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है, दैट इज अबाउट कि अगर CSF इंक्रीज होता है तो अपने को क्या देखने को मिलेगा। तो CSF के इंक्रीज होने पे हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, CSF में अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसको भी याद रखना है तुम्हें, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट, अगर CSF में प्रेशर इंक्रीज होता है, CSF में प्रेशर इंक्रीज होएगा तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा हेडेक। हेडेक के बाद में वहां पे शुरू हो जाएगी क्या, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग वहां पे शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग शुरू होएगी पर्सन में क्या होएगा, बीपी राइज होना शुरू हो जाएगा। बीपी राइज होना शुरू होएगा तो उसके जगह जगह पे इन्फ्लेमेशन और ये होना लगे, एडिमा होने लग जाएगा। मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को, पैपिलरी एरिया में, तो अपने को पैपिलोएडिमा देखने को मिलेगा। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, मतलब पल्स जो है वो इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, अगर CSF इंक्रीज देखने को मिलता है, CSF में प्रेशर अगर इंक्रीज देखने को मिलता है तो हेडेक, देन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, देन बीपी राइज, पैपिलोडिमा एंड ब्रेडिकार्डिया, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं CSF इंक्रीज होने से। नेक्स्ट पॉइंट अब अपने देखेंगे कि CSF में सारे के सारे जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा के कंपैरेटिव ज्यादा होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के कंपैरेटिव। एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या एक्सेप्शन है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड प्लाज्मा की 2/3 जो है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, CSF में। ठीक है, तो इसको यहीं से याद रखना, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कोई भी जो अपने ब्लड प्लाज्मा में इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं, वो सारे के सारे ही हमेशा किस में ज्यादा होते हैं, CSF में। एक्सेप्शन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है CSF में कितनी प्रेजेंट होती है, ब्लड प्लाज्मा की 2/3 प्रेजेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हम पढ़ेंगे CNS इन्फेक्शंस के बारे में, जिसमें तुम्हें 3 इन्फेक्शंस याद रखने हैं। फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो, सेकेंड इज ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो, एंड लास्ट इज वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो कई बार सिर्फ वायरल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वर्ड ही तुम्हें क्वेश्चंस में लिखा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट तुम्हें यहाँ पे देखना क्या है, क्या क्या डिफरेंस देखना है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रोटीन का, प्रोटीन जो है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन दोनों में ही हाई होती है, बट ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट जो तुम्हें डिफरेंस देखना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा लो होती है। उसके अलावा इसमें वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मल होता है ग्लूकोज का लेवल, जितना नॉर्मल CSF में प्रेजेंट होता है उतना ही वायरल मेनिंजाइटिस के केसेस में प्रेजेंट होता है, और इस केस में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केसेस में लो देखने को मिलती है। लास्ट जो देखना है क्लोराइड का, तो क्लोराइड सबसे कम होते हैं कहाँ पे, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में, नॉर्मल रहते हैं वायरल मेनिंजाइटिस में, और लो रहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है कि ऐसा मेनिंजाइटिस का केस बताओ जहां पे क्या है, तुम्हें वो केस का सिनेरियो दे देंगे जहां पे क्या होएगा, प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई होएगा नॉर्मल CSF वैल्यू से, प्लस जो ये लो रहेगा, क्लोराइड का लेवल बहुत कम रहेगा, तो उसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हुआ है। या अगर तुम्हें ऐसा केस का सिनेरियो देते हैं जहां पे ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल CSF के लेवल से बहुत ज्यादा कम है, तब वो कौन सा इन्फेक्शन होएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होएगा। या तुम्हें ऐसा केस देते हैं जहां पे दोनों ही कंडीशन, ग्लूकोज एंड क्लोराइड का लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल है CSF के जितना ही है,
तब कौन सा केस बन सकता है, वो वायरल मेनिंजाइटिस का केस बनेगा। लास्ट कौन सी सेल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो अपने को पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा देखने को मिलती है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट प्लस न्यूट्रोफिल दोनों ही रहती है, एंड लास्ट वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स रहती है। ठीक है, तो उस केस से भी इस तरीके से बना सकता है कि इसमें कौन कौन सी सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है। अब नेक्स्ट तुम्हें जो यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि तुम्हें क्या पता कि कितना लेवल प्रोटीन का नॉर्मल है सीएसएफ के लिए, कितना लेवल क्लोराइड का नॉर्मल लेवल है। तो नॉर्मली प्रोटीन जो है वो कितना प्रेजेंट होता है, 20 to 50 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। नेक्स्ट ग्लूकोज नॉर्मल इसमें सीएसएफ में कितना प्रेजेंट होता है, तो 40 to 80 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। एंड लास्ट इज क्लोराइड का लेवल नॉर्मल सीएसएफ में कितना होता है, तो 116 से 112 मिलीग्राम पर डीएल तक हो सकता है, माइक्रोग्राम पर डीएल तक हो सकता है। ठीक है, तो कई बार केसेस में सिर्फ तुम्हें यूनिट्स में ही पूछ लेगा कि एक ऐसा केस है जहां पे क्या है, प्रोटीन का लेवल कितना है, 70 माइक्रोग्राम पर डीएल है, और उस केस में क्लोराइड का लेवल जो है वो 98 95 है, प्लस उसके साथ साथ में पेशेंट में हमने जब चेक करा तो उसमें लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दोनों ही प्रेजेंट है उसके सीएसएफ में। तो ये कौन से मेनिंजाइटिस का केस हो सकता है, तो इट कैन बी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इस तरीके से इसका केस सिनेरियो बना के क्वेश्चंस में पूछते हैं, और आजकल इसका क्वेश्चन आता है, तो इसको सही से याद कर लेना। याद करने के लिए यही ट्रिक है कि वायरल वाला में ऑलमोस्ट सब चीजें नॉर्मल रहती है, प्लस लिम्फोसाइट्स रहती हैं। बैक्टीरियल वाला क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन है तो वो ग्लूकोज का इनटेक भी ज्यादा करता है, तो इसीलिए वो सारी ग्लूकोज को यूज कर लेता है, तो इसमें ग्लूकोज सबसे कम रह जाती है। प्लस एक्यूट इन्फेक्शन है तो वहां पे न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा रहती है। ट्यूबरकुलर काफी टाइम से चल रहा है, इसमें प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं, क्लोराइड कम हो जाता है, प्लस इसमें लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दोनों ही सेल्स आ जाती हैं। तो होप दिस विल हेल्प यू। अब ये तुम्हारा इस पोर्शन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पोर्शन से लगातार क्वेश्चन आता है और हमेशा ऐसा ही केस सिनेरियो बना के ही इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब इसको इसी डिटेलिंग से याद रखना, प्लस इससे रिलेटेड जो सीएसएफ के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी याद रखना।